Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jor T20 World Cup 2024 special, another day. And yes, again a lot of matches happened, but match हुआ नहीं हुआ, कभी लो स्कोरिंग मैच तो कभी बारिश, ये सब चलता रहेगा जब दो ऐसे मुमालिक में जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है। जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज़ तो यस वी नो वेस्ट इंडीज़ हैज़ कवर्ड मैनी अदर बायलैटरल्स एंड आईसीसी इवेंट्स, बट यूएस से एक तरफ और फिर दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़, कभी बारिश आपको तंग करेगी तो कभी आपको कंडीशंस तंग करेंगी। मगर जो भी है, दिस वर्ल्ड कप इज़ गोइंग ऑन एंड वी आर डाउन विथ 7 मैचेस ऑलरेडी। बात करेंगे इन मैचेस के हवाले से जहां नेपाल और नीदरलैंड्स एक दूसरे के आमने सामने हुई, दूसरी तरफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आमने सामने हुई, बट बारिश ने ज़्यादा देर आमना सामना करने नहीं दिया। सो मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और गोके बारिश ने ज़्यादा देर आमना सामना नहीं करने दिया, लेकिन जितनी देर भी आमना सामना रहा टूट कर रहा, वो उससे शायकीन क्रिकेट ज़रूर महसूस हुए। और उसके साथ साथ जो नेपाल और नीदरलैंड्स का मैच था, अगर उसमें देखें तो सवेरा जिस अंदाज में, पुरजोश अंदाज में नेपाल का क्राउड वहां पर मौजूद था, तो ये उस मैच की एक और ख़ास चीज़ थी कि इतनी बड़ी तादाद में और इतना पुरजोश क्राउड वहां पर मौजूद था। ये वो हुस्न क्रिकेट का, जब आप स्टेडियम में मैचेस को देखते हैं तो ये जो एक एहसास है ये आपको याद रहता है बरसों। और यकीनी तौर पर ये वाली जो क्रिकेट है नेपाल की, भले वो यहाँ पर हारें या जीतें, लेकिन उनके अपने मुल्क में क्रिकेट को ज़रूर फ़रोग मिल सकता है इससे। बिल्कुल। और जिस तरह का सपोर्ट था, द कैप्टन ऑफ नेपाल टीम रोहित ने भी यही बात कही कि हमें ऐसा लगा कि हम डैलस में नहीं, हम नेपाल में खेल रहे हैं। सो यस, द सपोर्ट वाज अमेजिंग। जितने हमारे कोरेस्पॉन्डेंट्स और जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद हैं वो भी बता रहे थे कि नेपाल का इतना क्राउड था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि डैलस में आपको इतने जो हैं नेपाल के फैंस मिलेंगे या नेपाल से आए हुए लोग मिलेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है हाफिज़, आईसीसी ने इस दफ़ा मुमालिक जो मुल्क पार्टिसिपेंट है उनमें भी फ़ैन पार्क्स बनाए हुए हैं। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो रावलपिंडी में एक फ़ैन पार्क बना है जहां पे पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। उसी तरह नेपाल में दिस दिस वेरी ह्यूज पार्क खटमंडू में, वहां पे स्क्रीनिंग की गई एंड वहां पे कोई तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग मौजूद थे वो मैच देखने के लिए। सो यू कुड सी कि कितनी तेज़ी से जो है वो मुल्क उस वक्त उस तरफ टिल्ट हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप में खेलते हुए देख रहे हैं। सो यस, दिस वर्ल्ड कप वुड just make a very strong impact on these associate teams. हाँ, लेकिन ये बिल्कुल उस लिहाज से कि आप जब इंगेज करते हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स की तरफ आप जाते हैं तो आप मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ ज़राए उसके इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने अभी खटमंडू का जिक्र किया, रावलपिंडी का हवाला दिया, तो यकीनी तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़े रखने से, और ये भी देखें ना कि जब ये वाला जो खित्ता है जहाँ पर हम मौजूद हैं, मैचेस के टाइम इतने ज़्यादा मुख्तलिफ हैं कि आपको सुबह के टाइम में भी मैच है, फिर आपके रात के भी टाइम मैच है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इस लिहाज से ज़रूर है कि आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। और जितना भी एसोसिएट कंट्रीज़ के हवाले से क्रिकेट जितना भी फैलेगी उतना ही ज़्यादा बेहतर है। कंपटिशन अगर बेहतर होगा तो उतने ज़्यादा लोगों तक ये खेल पहुंचेगा, तो उसकी जो एक आलमी मकबूलियत है उसको बहरहाल फ़र्क पड़ सकता है उससे। बिल्कुल जी। सो आलमी मकबूलियत को फ़र्क पड़ सकता है एंड यस, यही इम्पैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप हम डिस्कस करेंगे आज। एंड साथ ही साथ जो दोनों मुकाबले हुए, एक तो आधा अधूरा इंग्लैंड स्कॉटलैंड, शायद इंग्लैंड की इज्जत बचा ली बारिश ने, उस हवाले से बात करेंगे। और जोर का जोर की फैमिली मेंबर को खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, मुझे तो मतलब जब जिस वक्त मैच चल रहा था ना, मैंने कहा किसी ने हमारे पैनल से जो है वो स्कॉटलैंड नहीं चुनी है, बिकॉज यू नेवर नो, अगर मैच पूरा होता तो शायद कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड क्या पता पकड़ लेती। किसी न किसी मौके पे दोनों मैचों में लग रहा था। हाँ एग्जैक्टली। नेपाल किसी ने पिक नहीं किया हुआ था। अगर नेपाल के वो ड्रॉप कैचेस ना होते तो गले में आ गया था नीदरलैंड्स। ऐसा ही दोनों मैचेस अगर आप देखते हैं, आप ओबियसली आप अगर स्कोर कार्ड देखते हैं नेपाल नीदरलैंड्स का, तो आपको लगता है कि यार वन साइडेड 6 विकेटों से आराम से वो मैच जीत गए हैं। लेकिन जिसने स्क्रीन से जुड़ के वो मैच देखा है, देवर फेजेस कि जहाँ पे लग रहा था कि नेपाल मैच में वापस आ चुका है, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर की जो कमी नज़र आई, वो चीज़ें उनको मात देगी। शायद वही इमरान वाली बात है, 10 रन कम होंगे या 20 रन कम होंगे। और उसके साथ फिर फील्डिंग का थोड़ा सा हमने देखा। मुझे लगता है अपने शो का स्लोगन हम करते हैं सिर्फ 10 रन कम। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो अच्छा मैच उनका हुआ है। और आई थिंक एडवांटेज जो यहाँ पे एक्सपीरियंस का थोड़ा सा मिला वो नीदरलैंड्स को मिला है। और बाकी इंग्लैंड का कह सकते हैं, अब तो स्कॉटलैंड ये क्लेम कर सकता है जी कि हम तो ये जीत रहे थे मैच। हालांकि मेरे ख्याल में जितने कम ओवर होने थे उतना इंग्लैंड को फ़ायदा उसका ज़्यादा होना था। मतलब 10 ओवर्स में आई वुड स्टिल बैक इंग्लैंड के, वो ये टारगेट चेज़ कर लेते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल खेला है
स्कॉटलैंड के बैट्समैनों ने एक चीज़ तो उन्होंने शो की है कि देयर इज़ नो रिस्पेक्ट कि आप 140 वाले हैं, 150 वाले हैं या वर्ल्ड क्लास आप स्पिनर हैं। उन्होंने इधर भी मारी हैं, इधर भी मारी हैं, एंड दैट्स व्हाट यू नो T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट। यही हमारी एक बहस चल रही है कि जो हमारी डिबेट चल रही है इतने दिनों से कि कैसे अप्रोच कैसे करना है आपने T20 क्रिकेट को। तो आई थिंक स्कॉटलैंड ने भी शो किया जी कि ऐसे खेलनी चाहिए। सो द ओनली प्लेस जहाँ पे आप T20 क्रिकेट की तरह खेलेंगे दैट वुड बी डैलस। मुझे लगता है एक डैलस का मकाम ऐसा है जहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग मैचेस दिख रहे हैं, जहाँ आपको टीम्स वो चैलेंज पुट अप करती हुई दिख रही हैं जो हम हाई स्कोरिंग मैचेस की बात करते हैं। खुशामदीद कहते हैं हमारे जोर का जोड़ के अनदर फैमिली मेंबर सुहेल तनवीर को। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो सुहेल, हम स्कॉटलैंड इंग्लैंड की बात कर रहे हैं एंड स्कॉटलैंड ने जिस तरह की शुरुआत की और करते ही चले गए, शुरुआत करते ही चले गए, 10 ओवर्स में 90 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं। लग ऐसा रहा था कि इंग्लैंड को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से शायद काबू में ले लेते अगर ये जिस हिसाब से रन्स बना रहे थे। वेल डेफिनेटली मैंने कल की है और ये एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। स्कॉटलैंड हो गया, इवन आयरिश, हालैंड, हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ ये लोग अच्छा खेलते हैं। तो वो रीज़न इज मेरे ख्याल में क्योंकि ये सब प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट जाके खेलते हैं, वहाँ पे इन सब बॉलर्स के अगेंस्ट खेलते रहते हैं, क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं। तो बट मैं भी सरप्राइज हुआ हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके की क्रिकेट वो खेलेंगे। तो वो जिस तरीके से मनसी खेल रहे थे और मुझे लग रहा था कि वो एशियन बैट्समैन खेल रहा है कि वो स्वीप भी मार रहे थे, बैट के अंदर स्वीप मार रहे थे। तो ऑब्वियसली वरिंग साइन इंग्लैंड जैसी टीम के लिए है कि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट अगर वो स्कॉटलैंड की बैटिंग अगर इतना अच्छा उनके अगेंस्ट खेल सकती है तो वो आगे जाके बड़ी टीम जब आएगी तो क्या होगा उनके लिए। सो ऑब्वियसली इट्स अ वरिंग साइन फॉर इंग्लैंड एंड विन विन सिचुएशन ऑब्वियसली है स्कॉटलैंड के लिए कि एक पॉइंट उनको मिल गया, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट मिल गया उनको, जो कि वो एक्सपेक्ट ऑब्वियसली कर रहे होंगे। तो एक अच्छा आगाज मिल गया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको जो एक मोरल बूस्टर मिला होगा ना कि इतनी अच्छी क्रिकेट जब आप एक बड़ी टीम चैंपियन है, अभी डिफेंडिंग चैंपियन है, अभी उनके अगेंस्ट खेलते हैं और बड़े बॉलर जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, बॉलिंग लाइनअप बुरी नहीं है उनकी, तो उनके अगेंस्ट तो मेरे ख्याल में दोनों सूरतों में उनको कॉन्फिडेंस भी मिला, एक पॉइंट भी मिल गया जो कि वो एक्सपेक्ट ऑब्वियसली मेरे ख्याल में नहीं कर रहे होंगे। तो एक अच्छा आगाज स्कॉटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में इतना अच्छा आगाज नहीं है। उनके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़ के गए। वसीम साहब, ये जो बैटिंग की स्कॉटलैंड ने, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर नज़र आती हैं आपको क्रिकेटिंग शॉट्स भी नज़र आते हैं, यहाँ पर आपको वो जो बड़े शॉट्स हैं उठाकर खेलने सर से ऊपर से वो भी नज़र आते हैं। और हर किस्म के मतलब अगले बॉल को भी खेला है, जो पीछे गिरा बॉल उसको भी खेला है। एक दो चांसेस ज़रूर निकले, वो मार्क वुड का नो बॉल पर जो कैच लिया जॉस बटलर ने, तो कुछ ना कुछ उनको कहीं शॉर्ट बॉल के ऊपर कहीं एक आध मरतबा इशू हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर वो कंट्रोल के साथ उन्होंने खेले हैं। ये एबिलिटी है इसकी बैटिंग की जो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। देखिए डेफिनेटली एक तो एक्सपीरियंस, ये पुराने प्लेयर हैं, मनसी को भी देखते हैं तो काफ़ी अरसे से ये खेलते हुए आ रहे हैं। और दूसरा जो पिच में शायद इंग्लैंड के बॉलर्स जो असेस उन्होंने किया था कि पिच में पेस बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो मेरे ख्याल में पिच में उतनी पेस नहीं थी। शॉर्ट बॉल चाहे वो मार्क वुड ने किया, उसके बाद आर्चर ने किया, तो बैट्समैन को टाइम मिल रहा था, उन्होंने बना के उसको पुल शॉटें भी खेली हैं। लेकिन उसके बाद जो मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग फॉर मी वाज अगेंस्ट द स्पिनर्स, उन्होंने स्वीप उल्टी भी मारी, उन्होंने सीधी स्वीप भी मारी, रिवर्स पे भी हो गए। तो उनके पास ऑल अराउंड जो आप देखते हैं कि आपको वो शॉट्स नज़र आए हैं। तो आई थिंक पिच में शायद थोड़ा सा गलत असेस कर गए या थोड़ा मिसजज होगी इंग्लैंड के बॉलर से, क्योंकि अगर आप देखते हैं थ्रू आउट द इनिंग्स, अगर आप बटलर की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, ही वाज़न्ट हैप्पी, कि वो लग रहा था कि प्लान शायद कुछ और किया हुआ है और बॉल्स किसी और जगह पे एरियाज़ के अंदर किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आई कि डेफिनेटली उनके जो प्लान्स थे उनको वो उस तरीके से शायद वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके हैं। लेकिन फिर बात वही है कि स्कॉटलैंड, नो क्रेडिट, मतलब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, ऑल क्रेडिट गोज टू देम। लेकिन अगर आप बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की देखते हैं और जो पिच की पेस थी, कोई ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली इंग्लैंड के बैट्समैनों ने तो बैक करना था कि 10 ओवरों में अगर 90-100 जितना भी करना होता। आई एम स्टिल श्योर कि वो उसमें इंग्लैंड के ज़्यादा चांसेस है मैच जीतने के। लेकिन थोड़े से वरिंग साइन होंगे यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए कि उनको बेहतर प्लान करनी होगी चीज़ें। बिल्कुल, जो जिस तरह की कंडीशंस थी ऑब्वियसली वो ऐसा था कि 200 की पिच लग रही थी, मगर
जब हम ये बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की, बारिश बीच में, सोहेल हम एक्सपेक्ट ये करते हैं क्योंकि हमें पता है कि एसोसिएट टीम सरप्राइज करती हैं, सरप्राइजेस में मिलेंगे। मतलब जब तक सुपर ओवर का सिलसिला नहीं पहुंचेगा ये वर्ल्ड कप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, क्योंकि सिर्फ एसोसिएट टीम्स का सरप्राइज फैक्टर नहीं होगा, देयर वुड बी दिस रेन सरप्राइज फैक्टर एज वेल। सो वो एक पॉइंट्स जो है दे वुड प्ले इन एक्शन वेरी मच। वेल ऑब्वियसली स्पेशली कैरेबियन में तो ये आपको पता नहीं चलता कि एक कड़ाकेदार धूप निकली होती है और सडनली आपको पता भी नहीं चलता बारिश आ जाती है। तो वहाँ पे तो वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहेगा वो, और रहता है स्पेशली दिन के टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, रात में कम होती हैं। रात के जो मैचेस होंगे उसमें शायद आपको कम देखने को मिले इंटरप्शन, बट जो दिन का टाइम होता है स्पेशली इन बारबाडोस, वहाँ पे दिन को तो तकरीबन हर दूसरे दिन बारिश होती है। होता ड्रिजल है समटाइम, बट होती जरूर है क्योंकि वहाँ पे आपको पता ह्यूमिडिटी है, वो है ही सारे आइलैंड हैं, तो वहाँ पे बारिश की इंटरप्शन तो रहेगी और ये कॉस्ट कर सकती है। किसी भी इंपॉर्टेंट स्टेज पे आप हो, किसी बड़ी टीम का छोटी टीम के साथ मैच हो, उनको 2 पॉइंट चाहिए हो, तो सोचें अगर इस तरह जिस तरह कल इंग्लैंड के साथ हुआ तो ये क्वालिफिकेशन पे बहुत असरअंदाज हो सकती हैं। बट ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई भी टीम कंट्रोल कर नहीं सकती है, कंट्रोलेबल है। तो मेरा नहीं ख्याल आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ये सबके लिए है, अब वो टीम की होगी तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। बाकी मैं बॉलिंग की जो बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इंग्लैंड के लिए वो जो छठा ओवर किया क्रिस जॉर्डन ने, क्रिस जॉर्डन उनका रोल है जो हारिस रऊफ का है पाकिस्तान टीम में, और दोनों ही स्ट्रगल करते हैं जब पावर प्ले में बॉलिंग करनी पड़ती है उनको, तो वो हमेशा स्ट्रगल, मैंने जॉर्डन को हमेशा स्ट्रगल करते हुए देखा। इज वेरी गुड एट दैट, उनका स्पेशलिस्ट बॉलर है। और हारिस रऊफ की भी यही जॉब है, हम चीज़ें कहीं ना कहीं जाके रिलेट कर ही देते हैं पाकिस्तान के साथ। तो क्रिस जॉर्डन का वो ऑब्वियसली वो ओवर जो था वो वहाँ से उनको मोमेंटम मिला स्कॉटलैंड की टीम को, और वो आप देखें कि जब आपको एक ओवर में 15-16 रन मिल जाते हैं तो फिर बैट्समैन वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है। वो 5 ओवरों में 30-32 रन पे दे फिनिश्ड 48 इन 6 ओवर। तो ये T20 क्रिकेट में मोमेंटम जो शिफ्ट होता है ना, वो एक अदद ओवर आपको चाहिए होता है, चाहे बैटिंग वाली साइड को हो चाहे बॉलिंग वाली साइड को हो। तो ये चीज़ें जो है डिटेल, अटेंशन टू डिटेल बोलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है T20 कि किसी भी लम्हे आप रिलैक्स हुए नहीं। एक ओवर आपका इधर से उधर हुआ तो दूसरी टीम आपके, बिल्कुल एक ओवर इधर से उधर हुआ और दूसरी टीम जो है आपके ऊपर हावी हो सकती है। T20 क्रिकेट इसीलिए हम कहते हैं कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है कि गिवन डे पे कोई भी टीम जो है वो किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट कोई भी छोटी टीम भी जो है वो बाजी ले जा सकती है। एंड दिस इज़ वाई T20 क्रिकेट इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। बट ऑब्वियसली जब हम इस T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे सरप्राइजेस, डिफरेंट वेन्यूज़, अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से। कौन सी टीम किसको सही तरह अप्लाई करेगी वो देखना पड़ेगा। रोहित शर्मा की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रोहित शर्मा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि किस तरह इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ अप्लाई करना पड़ेगा, उसके हवाले से भी बात होगी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप T20 चैंपियनशिप के कल खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, जिसमें स्कॉटलैंड ने हैरान किया इंग्लैंड को, और जिस अंदाज में उन्होंने रन स्कोर किए पहले दायरे में और उसके बाद जो 4-5 ओवर्स उन्होंने उसके बाद खेले, वो यकीनी तौर पर जो जितनी भी टीमें उनके ग्रुप की हैं उनको इन्होंने एक पैगाम ज़रूर दिया है कि अगर आप हमारे साथ कुछ हल्का सा भी मौका देंगे तो हम आपको जीतने की भरपूर तरीके से सलाहियत रखते हैं। और यहीं से एक चीज़ और भी निकलती है कि दुनिया की मुख्तलिफ़ टीमों में जो उनके ओपनिंग बैटर्स हैं, अगर आप उनको देखते हैं या मुख्तलिफ़ बल्लेबाजों को देखते हैं, तो जो शॉट्स की रेंज है एक तो वो बढ़ रही है वक्त के साथ साथ लोगों की, और एक जो बेखौफ क्रिकेट है पाकिस्तान में उसको लो वैल्यू विकेट के नाम पर कहकर किसी और तरफ लेकर जाया जाता है, लेकिन जो आप कंसिस्टेंसी देखते हैं दुनिया के दीगर मुल्कों के खिलाड़ियों में वो ज़रा बेहतर नज़र आती है। तो वसीम साहब, आपको लगता है कि अभी पहला मैच जब हुआ USA और कनाडा का, वहाँ पर भी एक चीज़ नज़र आई कि उनके बल्लेबाजों ने 190 से ज़ायद रन ऑन बोर्ड किए, चेज भी किया। स्कॉटलैंड ने भी इसी तरीके से 10 ओवर्स में रन किए। तो पाकिस्तान, इन दोनों टीमों को अगर देखते हैं तो ये दोनों एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, तो क्रिकेट की जो स्किल्स हैं अगर ये ममालिक हासिल कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि
एक तो क्रिकेट उन मुल्कों में फ़रोग पा रही है, लेकिन जो और मुल्क हैं, मतलब श्रीलंका को देख लें स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान को देख लें वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बांग्लादेश को देखें वो स्ट्रगल कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में। तो ये जो एसोसिएट कंट्रीज़ हैं फिर ये ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं इस फॉर्मेट को। देखिए इसमें अब स्किल्स तो डेफिनेटली इम्प्रूव कर रही हैं ये टीमें भी, स्पेशली बैटिंग के अंदर। बॉलिंग एक ऐसा शोबा है कि जिसमें अभी कोई भी एसोसिएट मेंबर ना आप नाम लेके नहीं कि यार उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। बैटिंग की जहाँ बात आप करेंगे तो आपको अमेरिका भी अच्छी नज़र आ रही है, कनाडा भी अच्छी नज़र आ रही है, उसके बाद नेपाल की भी बैटिंग हमें उतनी बुरी नज़र नहीं आई है। तो बॉलिंग इनका प्रॉब्लम है। अब वो जो बात आप कर रहे हैं ओपनर्स वाली या मिडिल ऑर्डर वाली, देखें वो हर टीम की सॉर्ट ऑफ अपनी एक स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ अभी वो वाली नहीं है कि हम दायरे के जो ओवर्स हैं, जो पावर प्ले है, हम उसको उस तरह खेल सके जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं। एक तो उसमें हमने ट्राई भी किया, साइम को भी लेके आए कि वो चीज़ हम अचीव कर सकें, लेकिन बात फिर आ जाती है कि कंसिस्टेंटली कौन सी चीज़ आपकी चल रही है। अगर आपका बाबर रिजवान ही ओपन कर रहे थे और अच्छा एक आगाज़ दे रहे थे इन सेंस के, मतलब एक सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप दे रहे थे कि मे बी नॉट इतने फायरवर्क्स वाली नहीं, तो उसके बाद आने वाले बैट्समैन फिर उसको वो कैरी ऑन कर रहे थे। तो हर टीम का थोड़ा सा अपना मेथड होता है, लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर्स देखते हैं लॉन्ग टर्म में आगे कैसे होगा, मतलब लॉन्ग टर्म ये हम 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक ये मेथड हमें भी अपनाना होगा कि हमने शॉट्स की जो रेंज है वो बढ़ानी होगी हमें। तो आई थिंक जो बात होती है कि स्किल्स को हमने कैसे बढ़ाना, कैसे बढ़ाएंगे, आप सिर्फ खेल के नहीं बढ़ेंगी, आपको नई चीज़ें सीखनी होती हैं। एक तो है ना कि आपकी जो शॉटें हैं आपने उनको और अच्छा कर लिया, लेकिन वो सेम शॉट ही रहेगी ना, सेम एरिया के अंदर ही वो जाएगी। तो एक ही बॉल को जब आप 2-3 डायरेक्शंस में खेलना शुरू करेंगे तो फिर वहाँ पे डिफरेंस आता है। कल जैसे मनसी को हमने देखा कि वो एक ही बॉल को वो इधर भी मार रहा था, इधर भी मार रहा था, इधर भी मार रहा था। दैट्स द नेक्स्ट लेवल वी नीड टू अचीव। कुछ बैट्समैन हमारे नीचे वाले उनमें है ये एबिलिटी, लेकिन ऊपर अगर हम देखते हैं तो जो एक प्रोसेस है उसको थोड़ा सा तेज़ अगर हो जाए हम, मतलब रिजवान को अगर आप देखें शुरू में जब आए थे कुछ शॉटें उनके पास नहीं थी, जो उसके बाद उन्होंने ये पिकअप शॉट अपना डेवलप किया और उनका मेन वेपन इस टाइम पे वही है कि एनी लेंथ उनको जब मिलती है तो वो स्क्वायर लेग फाइन लेग के ऊपर से खेलते हैं। तो एक आध शॉट इस तरफ भी ऐड हो जाएगी तो फिर जो आपके गिले हैं शायद ये भी ये दूर हो सकते हैं। लेकिन अभी 1 ओवर की बात चल रही थी, उससे पहले रेन इंटरप्टेड मैचेस की बात चल रही थी। उसमें एक जो क्वेश्चन आता है कि देखें अब जैसे कल स्कॉटलैंड को एक मैच मिल गया, उनकी आधी मेहनत हुई, ठीक है, चाहे वो 10 ओवर में उनके 50 रन भी होते, बारिश होगी तो पॉइंट उनको एक मिल जाना था। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जी कि एक टीम जब मैच टाई करती है वो बड़ी मेहनत से करती है। सुपर ओवर में क्यों जाए लीग स्टेज के ऊपर? आई थिंक वो टीम डिजर्व करती है एक पॉइंट नॉकआउट स्टेज के ऊपर, जहाँ पे टीमों ने एडवांस करना है, आपको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। सुपर ओवर इट मेक सेंस, लेकिन लीग स्टेज के ऊपर मैच टाई हुआ है 1-1, एक आपको सुपर ओवर नहीं होना चाहिए, सुपर ओवर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका मकसद क्या है? लीग स्टेजेस में सुपर ओवर, लीग स्टेज में मकसद बनता नहीं है ना कि वहाँ पे क्यों आपको चाहिए, क्योंकि बारिश होगी। अब स्कॉटलैंड को 1 पॉइंट मिल गया है, वहाँ पे हम दूसरा मैच देखते हैं नामीबिया वाला, तो वो देखते हैं जी टाई हो गया तो डिजर्व दोनों टीमों करती थी। तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि आई थिंक जो इसका कॉन्सेप्ट आया भी था सुपर ओवर का, वो नॉकआउट स्टेज के लिए आया था ना, कि सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या फाइनल है कि आपको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट तो नहीं चाहिए ना, कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे। अगर वो आपको चाहिए ही चाहिए तो फिर जो आपकी बारिश वाले मैचेस हैं उसका भी नेमो बदल कोई होना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम उसका होना चाहिए या एक्स्ट्रा देर उसका होना चाहिए। तो आई थिंक ये एक डिबेट है। अब ये है सारा चक्कर तो व्यूअरशिप वाला जी। सुपर ओवर होगा तो दुनिया और ज़्यादा देखेगी, लेकिन अगर आप क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ब्रॉडकास्ट, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है कि लीग स्टेज के ऊपर आई डोंट थिंक के वहाँ पे सुपर ओवर होना चाहिए। जबकि जो है अगर मैं रूल्स की बात करती चलूँ तो 90 मिनट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। अगर तो ये बारिश होती है तो आप वेटिंग टाइम जो है वो 90 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इन द डे मैचेस और 60 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इन द नाइट मैचेस। सो ये एक एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम की जो रूल है वो अभी ICC T20 वर्ल्ड कप में अप्लाई हो रहा है। बट सोहेल, नॉट अ बैड सजेशन, मतलब वसीम ने जो बात की है, ऑब्वियसली लीग स्टेजेस में यू डू नीड अ रिजल्ट, बट आपको एक टीम को आगे नहीं भेजना, आपने बेसिकली पॉइंट्स डिवाइड करना है। सो अगर तो एक टीम टाई कर रही है तो क्यों पॉइंट्स डिवाइड नहीं हो रहे? इंस्टेड के रिजल्ट की वजह से सुपर ओवर खेला जा रहा है एंड वहां जैसे नमीबिया आगे बढ़ गया, मगर मेहनत तो दोनों टीम्स ने की हुई थी। लेकिन देखिए अपॉर्चुनिटी भी तो दोनों को सुपर ओवर में मिली। ये तो नहीं है कि एक टीम को कोई एडवांटेज दे दिया गया और एक को नहीं दिया गया। मतलब दोनों ने, अगर आप
इक्वलिटी की बात करें तो दोनों टीमों ने इक्वल मेहनत करके वो टाई किया ना मैच। ये तो नहीं है कि किसी एक ने किया और दूसरे ने कम की है, किसी ने एक अच्छा ऑफ खेला होगा तो दूसरे ने अच्छा ऑफ खेल लिया होगा, तो दोनों अगर आप तराजू में देखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये डिबेट कि ये क्यों शुरू किया गया, वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट डिबेट है। मेरे ख्याल में कि रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए कि ताकि हर मैच का रिजल्ट निकले, T20 क्रिकेट में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराएगी। बट जहाँ तक मेहनत की बात है, देखो दोनों टीमों की इक्वल मेहनत होती है। अगेन आई विल रिपीट कि एक टीम ने अगर पहला हाफ अच्छा खेला है, जैसे नमीबिया ने अगर बॉलिंग अच्छी की, तो उसी तरह ओमान ने दूसरे हाफ में अच्छी बॉलिंग करके वो बराबर कर दिया, तो बैटिंग दोनों की एक जैसी होगी। तो अपॉर्चुनिटी दोनों को इक्वल मिली थी, एक एक ओवर दिया था दोनों ने, वो अब दूसरी खेल। तो मेरे ख्याल में तो ये T20 में स्पेशली अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, दोनों टीमों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए वसीम साहब, ये जो इस मैच की बात हुई जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आमने सामने थे, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, क्रिस जॉर्डन, जो एक हवाला दिया सुहेल साहब ने कि जॉर्डन जो है वो ज़रा निस्बतन थोड़ा लेट लाया जाए गेंदबाजी के लिए तो ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। जो लेंथ का मसला था, या फिर आप समझते हैं कि पिच में कोई मदद नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए जिसकी वजह से बैटिंग निस्बतन आसान हुई, और वो कुछ बहुत अच्छे बॉलर अभी आखिरी मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लग रहे थे, यहाँ पर वो उतने ज़्यादा मौसर नहीं रहे? नहीं, ऑब्वियसली कंडीशंस का फ़र्क तो है, पेस का फ़र्क था, बाउंस का भी थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है। और जॉर्डन का ये इशू है क्योंकि अभी मुल्तान सुल्तान में हमारे साथ थे वो, और वहाँ पे भी जब उनको पावर प्ले का कोई ओवर कराना पड़ता था तो हम बाहर ऐसे दुआ शुरू कर देते थे कि निकल जाए इनका ओवर ये, क्योंकि हमारे पास स्पेशलिस्ट है पावर प्ले के। लेकिन एक ओवर हमेशा आपका बचता ही बचता है T20 में कि वो किसने करना है, अनलेस कि आप एक मेन बॉलर को, आपका जो फ्रंट लाइन है उसको 3 ओवर कराने पड़ सकते हैं आपको। तो वो इशू है कि वो पावर प्ले की बॉलिंग उनको नहीं आती है, क्योंकि उसी ओवर में आप देखते हैं कि बटलर ने सर पकड़ा हुआ था, पहला बॉल इधर गया, उसे यूं किया, दूसरा बॉल उधर आया, उसने फिर ग्लव्स मारे आपस में। तो थोड़ा सा इशू है अगर हम देखते हैं कि जॉर्डन का पावर प्ले का उसका उतना, मतलब वो कहते हैं ना उसको स्किल्स वो नहीं है उसके पास, कि वो माइंडसेट उसका थोड़ा सा वही डेथ बॉलिंग वाला आ जाता है। ऑब्वियसली जब सर्कल की रिस्ट्रिक्शंस हैं, फील्डर ऊपर हैं, तो स्लो वन हल्का सा भी पिक हुआ तो वो बैट्समैन उसके लिए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन नॉर्मली जहाँ पे आपके पास होती है वो मौजूद नहीं होती पावर प्ले में, तो एक मैसिव डिफरेंस आपको नज़र आता है। लेकिन अगर जोफ्रा आर्चर की उनकी देखते हैं, उनको ठीक है कि 2-2 शॉटें अच्छी लगी हैं उनको, लेकिन फिर भी 2 ओवरों में 11 या 2 ओवरों में 12 रन इतने ही उन्होंने दिए थे। तो प्रॉब्लम तो बाद में आ गई थी कि जब वो बारिश के बाद मैच शुरू हुआ तो ओवर का कोटा आ गया 2-2 पे, तो वो ऑलरेडी सारे कर चुके थे, तो फिर राशिद को, मोइन को वहाँ पे बॉलिंग करनी पड़ी है, तो इसका एडवांटेज भी मैं कह सकता हूँ कि स्कॉटलैंड को गया था। तो आई थिंक एडजस्ट कर लेंगी ये टीमें, इनको टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब इसका यही फ़ायदा है इनको इस स्टेज के ऊपर कि सुपर 8 के जाने से पहले वो उनको काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस वो कर लेंगे कंडीशन वाइज। तो आई एम श्योर कि अगले मैच में वो बेहतर प्लान करके आएंगे। और बैट्समैन जो स्कॉटलैंड के जैसे बैट्समैन है, अब बाकी टीमों के जिनसे इनके मैचेस होने उनकी गहरी नज़र होगी कि अगले मैच में हमने इनको कहाँ पे प्लान करना है, क्योंकि समटाइम होता है कि आपको पता है कि ये बैट्समैन बीच वाले बॉल पे फंसता है, लेकिन वो किस कंडीशन में, पिच की उस टाइम पेस क्या होती है, बाउंस कितना होता है, वो चीज़ें फिर आप दोबारा रिविजिट करते हैं कि भाई नहीं इस पिच के ऊपर तो ये बीच वाला बॉल भी अच्छा खेल रहा है, तो हमने प्लान कुछ और करना होगा यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग मिल जाएगी बाकी टीमों को इनमें। बिल्कुल, बार बार यही बात हो रही है इस इवेंट की सुहेल के, अडैप्ट जो जल्दी करेगा वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इसका मतलब ये कि जो टीम्स इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में खेल रही हैं, दे विल टेक एडवांटेज ऑन द टीम्स जो कि यूएस में अपने ये सुपर 8 से पहले के राउंड्स खेल रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर दिस राउंड एंड्स और लीग राउंड एंड होके सुपर 8 की तरफ जाएंगे तो वेस्ट इंडीज़ में ही पूरा क्रिकेटिंग जो सारी मेला है वो वहाँ सजेगा। सो दे विल टेक एन एडवांटेज ओवर दोज टीम्स जो कि यूएस में खेल रही हैं। वेल श्योरली ये तो क्योंकि वो सेटल डाउन हो चुके होंगे कंडीशन से, जो पिचेस हैं उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया होगा, पिच की पेस के हिसाब से बॉलर और बैटर दोनों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया होगा, एज कम्पेयर टू जो टीमें यूएसए में खेल रही हैं। डिफरेंट कंडीशन है, हमने देखा है डैलस में भी, कल हमने देखा कि वहाँ पे आपको कल आगे हम डैलस एक हाई स्कोरिंग वो ग्राउंड हमें वेन्यू नजर आ रहा है, बट वहाँ पे भी कल आप देखें कि बॉल कितना लैटरल मूवमेंट और बड़ी देर तक होती रही है, बल्कि थ्रू आउट द मैच जो है वो आप होता हुआ नजर आया। वो मेरे ख्याल में ओवरनाइट शायद बारिश हुई वहाँ पे, या
पिच पे पानी ज्यादा लग गया, को मॉइस्चर छोड़ दिया। बट पूरी रात डैलस में बारिश होती रही है। बिफोर दैट मैच भी बारिश हो रही थी, फिर बारिश रुकी, ज्यादा टाइम नहीं मिला पिच को कि धूप लगे उसको और वो उस तरह ड्राई हो सके या कुछ हो सके। सो रात भर डैलस में बारिश होती रही। उसका फिर देख लिया कि थ्रू आउट आपको सेम मूवमेंट हमें देखने को मिलती रही, दोनों टीमों के बॉलर्स को, हेल्प पेसर्स को, इवन को भी थोड़ा हिट मिलता रहा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो वो टोटली ऑपोजिट कंडीशन है जो कि कैरेबियन में है और यूएसए में। जो आप अगर हम बात करें न्यूयॉर्क स्टेडियम की, वहाँ पे आपको पता है कि कैसा वेरिएबल बाउंस है, वहाँ पे भी लैटरल मूवमेंट हो रही है, डैलस में भी हमें देखने को मिली है। बट अगर हम इधर आते हैं वेस्ट कैरेबियन वाली साइड पे, तो यहाँ पे अभी तक आपको कोई उस तरीके की, बारबाडोस में मैचेस हुए, गयाना में भी हुए, 1-2 ओवर बॉल स्विंग हुआ, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो रहा। तो ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है कि जो भी इस 2 पूल जो यहाँ से आगे जाएगी, उनके पास बनिस्बत उन टीमों के जो कि यूएसए से खेल के क्वालिफाई करके फिर कैरेबियन वाली साइड पे आएंगी। पर वो जो कल मैंने बात की थी ना कि ये रियल टेस्ट है, यहाँ पे पता चलेगा जो वर्ल्ड चैंपियन वाकई ही वर्ल्ड चैंपियन होगा कि वो हर तरह की कंडीशन में उनको खेलने को मिल रहा है और वहां पे वो हर जगह पे अपने आप को एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए टीम एडजस्ट करके वहाँ कंडीशन के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंसेस को शो करेंगे और मैचेस जीतेंगे। तो दैट मीन्स कि वो वाकई वर्ल्ड चैंपियन होंगे। नेपाल बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहा है वसीम साहब, और कुछ लोग जो वहाँ पर कोचिंग के लिए जाते हैं या वैसे क्रिकेट खेल की किसी भी मसरूफियत के हवाले से जाते हैं, वो कहते हैं वहाँ पर क्रिकेट इस तरह से शौक फ़रोग पा रही है कि जैसे किसी दौर में पाकिस्तान में क्रिकेट हुआ करती थी। आपको जगह जगह लोग खेलते हुए नज़र आते हैं, तो ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं वाकई, और जिस तरह से उनका क्राउड था वहाँ पर अपनी टीम के सपोर्ट के लिए? हाँ बिल्कुल, कल तो लग रहा था काठमांडू में मैच हो रहा है, माहौल तो ऐसा ही बना हुआ था और उसका उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। एक स्टेज पे जहाँ पे लग रहा था कि इनका कोई चांस नहीं है, इवन जब नेदरलैंड बैटिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे उनकी जो एनर्जी नज़र आ रही थी आदि वो क्राउड से ही आ रही थी। इट्स अ गुड साइन फॉर नेपाल टीम। देखिए नेपाल की टीम ऑब्वियसली खेलती हुई आ रही है, उनके पास कोचेस भी अच्छे हैं। आई थिंक नेबरिंग कंट्रीज से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प भी मिलती है क्रिकेट के अंदर। कल लेकिन उनका जो प्रॉब्लम वही नज़र आया कि जब बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा था, नया बॉल कल हमने देखा थोड़ी सी मूवमेंट मिल रही थी, जब बॉल स्विंग हो रहा था तो उसको कॉप अप करने में उनको ज़रा प्रॉब्लम आई है। उसके बाद थोड़ा सा स्पिनर से भी प्रेशर बिल्ड किया, लेकिन स्पिनर को फिर भी वो बेहतर खेल लेते हैं। तो ओवरऑल देखते हैं तो क्रिकेट उन्होंने इतनी बुरी नहीं खेली, उनको थोड़ा सा स्टार्ट बेहतर मिल जाता तो आई थिंक ये मैच डिफरेंट भी हो सकता था यहाँ पे रिजल्ट इसका। लेकिन बात वही आ जाती है एक्सपीरियंस की, एक्सपोजर की। नेदरलैंड्स ने बहुत ज़्यादा इवेंट्स खेले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बायलैटरल सीरीज़ भी उन्होंने खेली हुई हैं, उनके प्लेयर्स काउंटी भी खेलते हैं, इंटरनेशनल उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वो कल वही हमें मेन डिफरेंस वही नज़र आया है। तो नेपाल की टीम आगे चल के एसोसिएट मेंबर्स में स्पेशली जब इस तरह की पिचेस पे या एशिया के अंदर जब कोई भी मैचेस होंगे तो इनकी क्रिकेट बड़ी तगड़ी जा रही है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं थोड़ा सा बॉलिंग में इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बैटिंग में इनके पास अभी और भी टैलेंट मौजूद है, कुछ लड़के भी अंडर 19 वगैरह से इनके आ रहे हैं, तो आगे इनका फ्यूचर ब्राइट है। बॉलिंग ज़्यादा मुश्किल है ग्रो करना बॉलिंग में। बांग्लादेश को बहुत अरसे तक यही मसला रहा कि उनकी फास्ट बॉलिंग या बॉलर्स उतने अच्छे नहीं थे। देखिए वही इशू आप कर सकते हैं कि शायद थोड़ी सी बिल्ड पे अगर हम देखते हैं कि इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं तो इनको ज़रा तगड़े फास्ट बॉलर्स बनाने में या उसमें थोड़ा सा वो टाइम लगेगा इसके अंदर। लेकिन T20 क्रिकेट में आई डोंट नो, आप सुहेल को भी इसमें अगर हम ऐड कर सकें कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। देखें अब जैसे रेड बॉल क्रिकेट है, इवन वाइट बॉल में भी हम कि हाइट भी आपकी मैटर करती है, पेस भी मैटर करती है आपकी। तो क्या T20 क्रिकेट में भी ये चीज़ें जो बेसिक हैं यही हमें चाहिए या इसमें सिर्फ स्किल्स या जो वेरिएशन हैं सिर्फ यही काफ़ी हैं? जी सुहेल। मेरे ख्याल में वसीम भाई आप रिलेट कर सकते हैं इसको भी 4-डे क्रिकेट और 1-डे क्रिकेट से, क्योंकि डिफरेंट फेजेस हैं। अगर आप पहले फेज की बात करें, पहले 6 ओवर की बात करें, तो वहाँ पे यू नीड अ पर्सन हु कैन बोल कंसिस्टेंट लेंथ्स, अच्छी लेंथ्स को जो हिट कर सके, जो कि थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट जिसको करनी आती हो, स्विंग करना आता हो। लेटर पार्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे स्किल्स आ जाती हैं। वहाँ पे यू नीड समवन हु बोल यॉर्कर, अच्छे यॉर्कर जिसके पास हो, वेरिएशन हो, स्लो बाउंसर करने आते हो। तो वो एक डिफरेंट फेज है जिसको आप रिलेट नहीं कर सकते शायद 4-डे क्रिकेट से। 1-डे में तो वहाँ पे भी आपको डेथ बॉलिंग में चाहिए होता है। तो नथिंग डिफरेंट, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 4-डे और 1-डे और T20 की बॉलिंग में।
आपको किसी ना किसी फेज में जाके यू नीड पीपल हु बोल कंसिस्टेंट लेंथ। और जितने, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो भी बॉलर है, चाहे T20 स्पेशलिस्ट भी हो, वो जितनी 4 डे क्रिकेट खेलेगा उसकी T20 बॉलिंग भी इम्प्रूव होती जाएगी। आप सिर्फ 4 ओवर के बॉलर बनने के लिए लाजमी नहीं कि आप 4 ओवर की ही ट्रेनिंग करें। जितनी 4 डे क्रिकेट आप खेलेंगे आप उतने ही बेहतर बॉलर बनते जाएंगे। रीज़न इज़ कि यहाँ पे एसोसिएट जितने भी मेंबर हैं इनके बॉलर इफेक्टिव हमें क्यों नज़र नहीं आते, क्योंकि हमें, आप नेपाल की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ पे अभी 4 डे क्रिकेट उस हिसाब से नहीं होती है। जो 4 डे क्रिकेट आती जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जाएगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ के बॉलर्स भी बेहतर, तो आपको स्किल्स तो वो 4 डे वाली डेफिनेटली। लेकिन इसमें सुहेल एक चीज़ और एक क्वेश्चन ये आता है कि देखें अभी बात हो रही है कि नया बॉल करने वाला और फिर डेथ बॉलिंग की, अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इवन पाकिस्तान में भी आता है ये कि कुछ बॉलर्स हैं, जब ये हारिस का आपने जिक्र किया है, जॉर्डन का जिक्र किया है कि इनको डेथ बॉलिंग वो स्किल्स इनको नया बॉल में ये स्ट्रगल करते हैं। इसी तरह कुछ बॉलर्स होते हैं जो नया बॉल अच्छा करते हैं वो डेथ बॉलिंग में स्ट्रगल करते हैं। तो व्हाट्स द ईजियर वे, अगर आप एज अ कोच या सिलेक्टर देखते हैं, जो आप क्या समझते हैं कि नए बॉल वाले को स्किल सिखाना ईजी है या स्किल्स वाले को नया बॉल सिखाना मतलब ईजियर होगा? जी सुहेल। comes into play, obviously मैं अगर एग्जांपल दूंगा, इसमें वहाब की एग्जांपल आ जाती है। आपको पता है वहाब की रिस्ट बिल्कुल यूं चली जाती थी, तो रिस्ट जब तक सीधी नहीं लगेगी तब तक स्विंग डेवलप करना मुश्किल होता है। आजकल तो बिल्कुल सीधी है, आजकल सिर्फ रिस्ट। हाँ जी सुहेल। मैकेनिक्स के पार्ट की अगर आप डेथ बॉलिंग की बात करें, अगर नए बॉल वाले को डेथ बॉलिंग, तो वो सिखाना मेरे ख्याल में थोड़ा इजी है। वो अगर आप मैनेज करें तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो ईयर्स डेवलप की अपनी शुरू से। मुझे भी बहुत कम, इवन मुझे स्टॉक बॉल जो है अच्छी लेंथ पे बॉल करना शुरू में इतना अच्छा नहीं आता था। मैं जब काउंटी क्रिकेट खेला 2011-12 में 3-4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद काउंटी क्रिकेट खेला, तो वहां जाके मुझे जो हार्ड लेंथ, जिसको हम टॉप ऑफ फास्ट स्टंप बॉलिंग करना कहते हैं, जब स्विंग नहीं हो रहा, प्लान बी वो क्या होता है, तो वो मैं ईयर्स सीखा। मैंने क्रॉसिंग बॉलिंग करनी सीखी। मतलब आप अपने कोच खुद होते हो। आप नेक्स्ट में अपनी चीजें किसी बॉलर को सिखाने की कोशिश करूंगा तो शायद उस पर वो चीजें अप्लाई नहीं करें, क्योंकि बायोमैकेनिक्स डिफरेंट होते हैं, एक्शन डिफरेंट होते हैं, वो शायद उनके ऊपर अप्लाई ना कर सके। इसलिए मैं किसी बॉलर से बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ यार नेक्स्ट में ना डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहा करें। मैं आप क्रॉस सीम करके, सीम की पोजीशन इधर करके, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप नेट्स में ट्राई करते हैं। इसलिए कोचेज आगे कहते हैं कि यार नेट में बॉलिंग मतलब आप सिर्फ मुझसे ऑफ बॉलिंग आके नहीं करनी चाहिए, इसको सीरियस लेके किया करें, ताकि आप कोई ना कोई चीज सीखते रहते हैं। क्योंकि एक प्रोसेस है, आप लर्निंग है, आप एंड तक सीखते रहते हैं, और यू नेवर नो कि कब कोई चीज़ आपके हिसाब से क्लिक करता है जो कि आपके क्रिकेटिंग कैरियर में आपको हेल्प करे। तो चीज़ें सिखाई तो जा सकती हैं, बट कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला कितना बेहतर है, वो सीखना चाहता है या नहीं, इफ ही थिंक्स कि ही इज गुड इनफ, तो फिर तो कोई वो फिर डिबेट ही खत्म हो जाती है। नहीं, और एज एन इंडिविजुअल आई बिलीव कि आपको खुद को एक्सप्लोर करना जरूरी है, और आप खुद को एक्सप्लोर, दिस इज एन आर्ट विच यू लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आप खुद को एक्सप्लोर करते रहें, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस को असेस करते रहें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बेहतरी आती जाती है। वही प्लेयर्स करते हैं जो कि फोकस करते हैं अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को एलैबोरेट करने में और एक्सप्लोर करने में अपने आप को। बट और इसी वजह से शायद वसीम हम एसोसिएट टीम्स को ये देखते हैं कि अभी भी बैटिंग में एसोसिएट टीम्स आर बेटर देन बॉलिंग, बिकॉज वो लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलती। बट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का जो है वो ख़त्म हो गया है। सो आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, मगर जब अब हम 4 बजे वापस आएंगे तो क्योंकि नेपाल और नीदरलैंड्स पे हमारी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है, उस हवाले से भी बात करेंगे, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, या नेपाल क्या और चैलेंज दे सकती है दूसरी टीम्स को कि नहीं दे सकती हैं। एंड साथ ही साथ इट वुड बी इंडिया वर्सेस आयरलैंड टुडे, न्यूयॉर्क के मकाम पर ये होगा मुकाबला। बात होगी उसके हवाले से भी, रोहित शर्मा ने क्या कहा, राहुल द्रविड़ ने क्या कहा, एंड बहुत सारी और डिस्कशन होगी जब आपसे मिलेंगे हम 4 बजे। सो वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।